फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आज आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस लीगल एस्पेक्ट में हम सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं और चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को भी देख पा रहे हैं। आपको सीआरपीसी रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को समझेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझेंगे, तो सीआरपीसी आपको ऑटोमेटिक याद होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप वीडियो देखें तो इसको पूरा जरूर देखें। आधा अधूरा वीडियो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। और अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप उसको बार बार भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार अगर वीडियो आपको समझ में आ गया तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाएगी और फिर आप सीआरपीसी को नहीं भूलेंगे। तो आप बने रहिए लीगल एस्पेक्ट के साथ। और आज हम चैप्टर 15 के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीआरपीसी के चैप्टर 15 में 4 धाराएं हैं। ये धारा 200 से शुरू होता है और इसमें 203 तक धाराएं हैं, यानी धारा 200, 201, 202 और 203। इसी के साथ इसमें धारा 204 भी काम आती है। हालांकि वो चैप्टर 16 की धारा है, लेकिन फिर भी उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो इसी चैप्टर 15 के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस चैप्टर 15 में होता क्या है? एक्चुअली आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध हो जाता है तो वो अपराध के लिए एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है और वो कोर्ट में अपना कंप्लेंट भी पेश कर सकता है, यानी परिवाद पेश कर सकता है। तो इस चैप्टर 15 में यही बताया गया है कि जब वो कोर्ट में परिवाद पेश करता है तो उसमें कोर्ट किस तरह कार्रवाई करेगा। तो पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ें, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रैक्टिकल समझाऊंगी कि जब किसी व्यक्ति को कोई परिवाद पेश करना हो तो वो किस तरह कोर्ट में आएगा और कोर्ट उसमें किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। तो मान लीजिए हम ये सोच लेते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हो गया है और अब वो थाने में कोई एफआईआर उसकी दर्ज नहीं करवाना चाहता, उसको कोर्ट में परिवाद ही पेश करना होता है। उसकी कई परिस्थितियां होती हैं कि क्यों वो पुलिस में नहीं जाना चाहता, क्यों पुलिस के साथ एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहता। हम उस बात में नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ इस बात का एग्जांपल लेंगे कि उसको कोर्ट के अंदर कंप्लेंट अपना पेश करना है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाया, ये हमारा परिवादी है, इसके साथ ये अपराध हो गया तो ये परिवाद पेश करना चाह रहा है। तो परिवाद पेश करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? ये कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाकर ये अपने वकील साहब से मिलेगा और वकील साहब को अपनी प्रॉब्लम बताएगा। वकील साहब इसके परिवाद को ड्राफ्ट करवाएंगे। ड्राफ्ट करवाने के बाद वकील साहब के साथ ये जो परिवादी है, कंप्लेनेंट, ये कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में वो अपना परिवाद दाखिल कर देंगे, यानी कंप्लेंट जो उसकी कंप्लेंट है उसको कोर्ट में ये इन्होंने सबमिट कर दिया, ये कोर्ट बना दी। तो ये परिवादी अपने वकील साहब के साथ यहाँ कोर्ट में आ रहा है। यहाँ कोर्ट में इन्होंने अपना ये परिवाद पेश कर दिया। अब पेश करने के बाद सबसे पहले कोर्ट उसमें क्या कार्रवाई करेगा? तो परिवाद लेने के बाद कोर्ट उसमें ये लिखता है कि परिवादी एक्स अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में हाजिर आया और इस परिवाद को ऑफिस में रिपोर्ट के लिए भेजा जाए। तो ये वो 3 लाइनें होती हैं, इसमें तारीख भी अंकित की जाती है कि आज दिनांक इतने को। तो इस तरह ये वो 3 लाइनें होती हैं जब कोर्ट उसमें ये बात कार्रवाई लिखता है कि ये परिवाद आज पेश किया गया और अब इसको ऑफिस रिपोर्ट में भेजा जाए। अब ऑफिस रिपोर्ट में क्यों भेजना है? क्योंकि ऑफिस रिपोर्ट से ही कोर्ट को ये पता चलेगा कि प्राइमा फेसी इस परिवाद के बारे में कोर्ट को सुनवाई की अधिकारिता है या नहीं है। और इसीलिए जब आप धारा 200 को पढ़ते हो तो उसमें ये कहा हुआ है अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, क्योंकि धारा 200 की जो कार्रवाई है वो आगे अगर उस मजिस्ट्रेट को जुरिडिक्शन होता है तभी शुरू होती है। तो मजिस्ट्रेट इसमें ये 4 लाइनें लिख के और उसको ऑफिस रिपोर्ट के लिए भेज देता है। अब ये जैसे हमने ऑफिस बना दिया, ऑफिस में हर जो कोर्ट होती है उसके साथ एक ऑफिस भी होता है। ऑफिस में क्लर्क वगैरह ये सब काम करते हैं, ठीक है।
तो ऑफिस में क्लर्क जो भी संबंधित क्लर्क जो उस फाइल को डील करेगा उसके पास ये फाइल जाएगी। जो ये परिवार है ये एक फाइल बन जाएगी, इसके साथ ऑर्डर शीट वगैरह लग जाएंगी, तो ये फाइल का रूप ले लेगा परिवार। अब ये उस बाबू के पास जाएगा। अब बाबू जो है इसमें रिपोर्ट करेगा, जो क्लर्क है वो रिपोर्ट करेगा कि श्रीमान जी इस न्यायालय को ये परिवार सुनने की अधिकारिता है। ठीक है, ये रिपोर्ट प्राइमा फेसी ही होती है। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है तो कोर्ट इसको सुन सकती है परिवादी को, लेकिन प्राइमा फेसी ये क्लर्क जो है इसमें रिपोर्ट करता है कि ये परिवादी जो है ये इस न्यायालय में परिवाद पेश कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं कई सारे वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोर्ट का एक ज्यूरिडिक्शन तय होता है, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, कि कौन से टेरिटरी के एफआईआर वहाँ आएंगे सुनवाई के लिए और कौन से परिवार वहाँ उस कोर्ट में दर्ज होंगे। तो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन यहाँ कोर्ट उसका देखेगा और इसके लिए ये क्लर्क जो है वो रिपोर्ट करेगा। अब रिपोर्ट होने के बाद रिपोर्ट में कितना टाइम लगता है? रिपोर्ट में मुश्किल से 1 या 2 दिन लगते हैं। इसमें हर कोर्ट का अपना आउटलुक होता है, जैसे केसेस की संख्या होती है उस हिसाब से ही वो रिपोर्ट का अपना टाइम अंकित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोर्ट में 1000 मुकदमे हैं तो 2 से 3 दिन का टाइम वो रिपोर्ट के लिए देते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में 5000 मुकदमे हैं तो ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट का टाइम ही वो 15 दिन का दें, यानी 15 दिन बाद वो तारीख आएगी और उस तारीख को वो जो परिवार है वो रिपोर्ट होकर आएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि मामला अर्जेंट है तो कोर्ट जो है उसमें थोड़ा अर्जेंसी को देखते हुए जल्दी भी रिपोर्ट करवा सकता है, तो ये डिपेंड करेगा। तो अब ऑफिस, अब यहाँ रिपोर्ट पर भी मेरे को एक अच्छा सा किस्सा याद आ रहा है कि क्या हुआ कि मैं लेक्चरर थी, नई लेक्चरर बनी थी और लॉ में लेक्चरर थी। लेकिन जब व्यक्ति को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, केवल आपने थ्योरी पढ़ी है, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं और क्या दूसरे भी उसका दुरुपयोग कर लेते हैं या आप हंसी का भी पात्र बन जाते हो, इसके बारे में ये मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ। क्यों? साथ में आपको इससे ये भी सीख मिलेगी कि क्यों आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। अदरवाइज तो कानून की डिग्री लेकर भी आप जो है बिल्कुल एक अनपढ़ व्यक्ति, एक इलिटरेट व्यक्ति की तरह ही बिहेव कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं होगा। तो साथ में लेक्चरर बन गई। अब महीने 2 महीने हुए, कॉलेज वालों ने क्या करा कि मेरे को कॉलेज का OIC बना दिया। OIC का मतलब है कि जो भी कॉलेज के खिलाफ मुकदमे होंगे या कॉलेज कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा करेगा तो उसको मैं डील करूंगी, तो बना दिया। अब कॉलेज में क्या हुआ कि एक कोई ये जो फोटोकॉपी करवाते हैं, इस फोटोकॉपियर वाले से एक एग्रीमेंट हुआ कि कॉलेज में जितनी भी फोटोकॉपियाँ की जाएंगी उसकी फोटोकॉपी वो करके देगा। उससे कोई उनका डिस्प्यूट हो गया, उसने टाइम से फोटोकॉपी वगैरह करके वो नहीं दे रहा था, तो उन्होंने मुकदमा कर दिया कॉलेज ने और उसका जिम्मा मुझे संभला दिया कि आपको ये कोर्ट में जाकर मुकदमा पेश करना है। अब ये सिविल मुकदमा था, ठीक है, क्योंकि सिविल एग्रीमेंट उस व्यक्ति ने भंग किया था। तो मैंने जो हमारे पीपी साहब थे, क्योंकि गवर्नमेंट की पैरवी पीपी करते हैं, तो पीपी साहब के माध्यम से ये मुकदमा पेश होना था, तो उनसे मैंने संपर्क किया, सारी ड्राफ्टिंग करवाई और कोर्ट में मुकदमा पेश कर दिया। वो दावा, वाद, सूट। अब क्या हुआ कि मैं रोजाना हर तीसरे चौथे दिन वहाँ वकील साहब के पास, पीपी जो थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनके पास जाती और उनको पूछती कि पीपी साहब क्या हुआ उसका। बोले साहब वो रिपोर्ट में है अभी और अभी उसमें टाइम लगेगा। फिर 5-10 दिन होते हैं, फिर मैं जाती, मैं पीपी साहब क्या हुआ, साहब अभी वो रिपोर्ट में है। तो ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए और वो पीपी साहब यही कहते रहे कि भाई ये जो सूट है वो अभी रिपोर्ट में है। ठीक है, उसके बाद मेरा वहाँ से RPS में हो गया, तो मैंने सर्विस छोड़ दी और फिर बाद में मैं जुडिशरी में आ गई और मजिस्ट्रेट बनी। तो मजिस्ट्रेट बनने के बाद मुझे पता चला कि ये जो रिपोर्ट की कार्रवाई है, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मेरे को 6 महीने का चक्कर कटवाया और बेचारे कॉलेज वाले भी मुझसे पूछते रहते थे, मैडम क्या हुआ उस सूट का, मैडम क्या हुआ। तो उस ये जो रिपोर्ट का टाइम है उसमें
उसमें तो मुश्किल से 2 या 3 दिन लगते हैं। जैसे कि इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि जब परिवार जाता है ऑफिस में तो वो 2-3 दिन बाद ही वापस रिपोर्ट होकर आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट की अगर प्रोसीडिंग बहुत ज़्यादा केसेस है तो 10-15 दिन का समय उसमें लग सकता है, क्योंकि किसी को FIR अपना दर्ज करवाना है, परिवार दर्ज कराना है, तो अगर बहुत लंबा समय बीत जाएगा, पहली पेशी वो 5-10 महीने की दे देंगे तो तब तक तो वो घटना ही पुरानी हो जाएगी, और अगर उसके परिवादी की चोटें वगैरह हैं तो सब हील हो जाएंगी, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे ही सिविल में था। तो अब आप ये देखिए, उस वक्त तक मैंने 91 में करीब लॉ में एडमिशन लिया था, और मैं 97 में मैं ये लेक्चरर की जॉब करने लग गई। तो 7 साल मैंने कानून पढ़ा, और लेक्चरर बनने के बाद भी मुझे ये पता नहीं चल पाया कि रिपोर्ट करने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं या 1 दिन लगता है। तो ये हमारे प्रैक्टिकल जब हमको नॉलेज होता है तभी एक्चुअल में हमारी जो LLB की डिग्री है वो सफल होती है। तो यहाँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि क्यों एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थ्योरी का जरूरी है। तो हम फिर वापस वहीं चलते हैं, इस बात को समझते हैं कि ये ऑफिस रिपोर्ट होकर परिवार वापस कोर्ट के अंदर आ गया। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट साहब ने उसको देखा, परिवार को। बाबूजी लिखते हैं कि ये हमारे न्यायालय की जुरिडिक्शन में ही है और इस न्यायालय को परिवार सुनने की अधिकारिता है। जब ये ऑफिस रिपोर्ट वो लिखते हैं और कोर्ट उसको देख लेती है, तब इस ऑफिस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट साहब फिर अगला ऑर्डर करते हैं कि चूंकि न्यायालय को ये परिवार सुनने की अधिकारिता है और इस बारे में इस न्यायालय ने भी ये संतुष्टि कर ली है, इसलिए परिवाद को दर्ज रजिस्टर कर लिया जाए और परिवादी को ये हिदायत दी जाती है या परिवादी को ये निर्देश दिया जाता है कि वो धारा 200 में अपने बयान लेखबद्ध करवाए, यानी धारा 200 की जांच शुरू होती है। तो यह प्रैक्टिकल उसका एस्पेक्ट है। अब मैं आपको धारा 200 पर ले चलती हूँ क्योंकि अब हमारी जांच शुरू हो गई है। अब धारा 200 के ऊपर अगर मैं आपको सीधा ले चलती तो आपको इसका जो पहले जो काम हो गया, इसका जो प्रैक्टिकल जो रूप इसमें हो गया जो धारा 200 में नहीं है, तो हमको ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे परिवार तो कोर्ट में आ गया और कैसे इसके सीधे बयान शुरू हो गए। तो ये आपने इसका प्रैक्टिकल समझ लिया। अब तो आपको समझ में आ गया कि अब धारा 200 का काम शुरू हो गया। अब मजिस्ट्रेट साहब ने इसमें जांच शुरू कर दी। अब धारा 200 ये कहती है कि परिवार पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी के बयान लिखबद्ध करेगा, यानी जांच शुरू हो गई, परिवादी के वो बयान लिखबद्ध करेगा और अगर उसके कोई गवाह उपस्थित हैं तो उन गवाहों के बयान भी लेगा। अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि जो ही परिवाद दर्ज हुआ और सेम डे परिवादी के कोर्ट बयान ले ले, जैसा, और ये ना ही ये जरूरी है कि इसमें तारीख नहीं दी जा सकती और परिवादी के और उसके गवाहों के बयान झटपट ही लेने जरूरी हैं। इसमें 2-5 दिन का टाइम लग सकता है, 5-10 दिन कोर्ट 1-2 तारीखें इसमें दे सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट उसकी जांच कितने समय में पूरी करना चाहता है और उस जांच की ग्रेविटी क्या है, मतलब उस परिवार की तथ्यों की ग्रेविटी क्या है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसके तो चोटें भी हैं और मेडिकल करवाना जरूरी है, तो तुरंत रिपोर्ट करवाने के बाद कोर्ट उसका मेडिकल भी करवा सकता है, और मेडिकल की आवश्यकता नहीं है तो फिर वो उसके केवल बयान ले लेगा। तो इसमें पहले तो कोर्ट ये देखेगा कि जुरिडिक्शन का पॉइंट, कि परिवार पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, यानी कोर्ट जुरिडिक्शन को सबसे पहले देखेगा। और इसीलिए हमने देखा कि जो भी परिवार आया कोर्ट ने उसको ऑफिस में भेजा ताकि जुरिडिक्शन बाबत उसको रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, और फिर कोर्ट जो है उस परिवादी के और कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। और अब इसकी ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है केवल चीफ एग्जामिनेशन होता है, कोई इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी तो परिवादी आया है, अभी यहाँ मुलजिम की उपस्थिति नहीं है, ये बयान मुलजिम की एब्सेंस में हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें शपथ पर ओथ दिलाकर परीक्षा की जाती है। परिवादी को ये ओथ दिलाई जाएगी कि मैं ईश्वर की सौगंध लेकर जो कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा।
लिखे कैसे जाएंगे बयान? कोर्ट चाहे तो उनका सारांश भी लिख सकती है, यानी उसकी समरी लिख सकती है, लेकिन कोर्ट चाहे तो उसका जो जो क्वेश्चन कोर्ट करेगा वैसे वैसे उनका उत्तर पूरा लिख लिया जाएगा और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये कोर्ट की सुविधा है। हालांकि धारा में ये कहा हुआ है कि इसका केवल सारांश लिखा जाएगा और फिर उसके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और हस्ताक्षर उस गवाह के भी होंगे या परिवादी के बयान है तो परिवादी के होंगे और मजिस्ट्रेट साहब करवा देंगे। लेकिन ये जांच शुरू होने से पहले एक चीज और होती है। वो क्या होती है कि मान लीजिए कोर्ट को ये लगता है और ऑफिस में ये रिपोर्ट आती है कि इसमें मजिस्ट्रेट साहब को ये जांच करने की अधिकारिता नहीं है, यानी वो जो क्लर्क है वो ये लिख देता है कि ये मामला हमारे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का नहीं है, हमारे जुरिडिक्शन का नहीं है। तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? तब फिर धारा 200 हमारे सामने पिक्चर में आ जाती है। ये धारा 200 उस कार्रवाई को बताती है कि मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे। तो जुरिडिक्शन अगर नहीं है तो अगर परिवादी रिटर्न कंप्लेंट लाया है तो वो वापस उसको रिटर्न आदेश लिखकर लौटा दी जाएगी कि इस न्यायालय को जुरिडिक्शन नहीं है और इसलिए आप इसको उचित न्यायालय में पेश करें। और अगर ये ओरल है, यानी केवल मौखिक रूप से ही परिवादी कोर्ट के सामने आया है, तो फिर उसको मौखिक रूप से ही ये बताया जाएगा कि आप उचित कोर्ट में आप जाएं और वहां अपनी कंप्लेंट पेश करें। तो धारा 201 ये प्रारंभिक रूप में ही काम आ जाती है कि अगर कोर्ट को लगता है जुरिडिक्शन नहीं है तो धारा 201 में कंप्लेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा, और अगर ये लगता है कि इस न्यायालय को जुरिडिक्शन है तो फिर धारा 200 के अंदर वो जांच शुरू हो जाएगी। और जांच कैसे शुरू होगी वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें परिवादी के बयान होंगे, इसमें गवाहों के भी बयान होंगे। अब इसमें एक चीज और बताई गई है, वो उसको हम धारा का अपवाद भी कह सकते हैं। क्या है वो सिचुएशन? वो सिचुएशन ये है कि अगर कोई न्यायालय परिवाद पेश करता है, न्यायालय कोई कंप्लेंट पेश करता है, तो क्या कोर्ट को भी आना पड़ेगा बयान देने के लिए? ठीक है, कैसे? कोर्ट कैसे? कोर्ट मतलब कोई दूसरा कोर्ट। एक तो ये मजिस्ट्रेट साहब है हमारे सामने जिसमें हम परिवाद पेश करेंगे, एक मान लो किसी दूसरे कोर्ट के सामने, कोई दूसरे न्यायाधीश के सामने कोई उनके पदीय कर्तव्य के दौरान कोई ऐसी घटना हो गई जिनका उनको परिवाद पेश करना है। मान लीजिए झूठी गवाही उनकी कोर्ट में दी गई, तो ऐसी कोई झूठी गवाही की बात हो गई, तो वहाँ कोर्ट के अंदर जो घटना हुई उसका उनको इस मजिस्ट्रेट कोर्ट में, क्योंकि अपनी कोर्ट में तो वो मुकदमा पेश नहीं कर सकते, अगर कोर्ट में भी कोई घटना होती है तो उनको दूसरी कोर्ट में ही परिवाद पेश करना पड़ेगा। तो अगर कोई न्यायालय अपने पदीय कर्तव्यों के दौरान हुई घटना के बारे में कोई परिवाद पेश करना चाहता है तो फिर ये जो धारा 200 की जांच है कि परिवादी के बयान लिए जाएंगे, गवाहों के बयान लिए जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और केवल वो जो लिखित परिवाद उन्होंने पेश किया है न्यायालय ने, उसी के आधार पर ही कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो उसके जैसे कोर्ट अगर पेश करेगा, या फिर कोई लोक सेवक है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है। अब पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा तो आप जानते हैं कि आईपीसी की धारा 21 में दी हुई है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट यहाँ पेश करता है, तीन चीजें हमने यहाँ बनाई है अपवाद कै में, एक तो पब्लिक सर्वेंट को लिखा है, दूसरा कोर्ट को लिखा है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट हो या कोर्ट हो, अगर ये लोग परिवाद पेश करते हैं, कोई कंप्लेंट पेश करते हैं, तो फिर उनको अपने बयान कराने की आवश्यकता नहीं है। परिवाद और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आधार पर ही, क्योंकि वहाँ तो सब काम रिटर्न में होता है, तो वो सब अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा व्यवस्थित तरीके से उस कंप्लेंट के साथ पेश करते हैं, तो उन्हीं के आधार पर कॉग्निजेंस कोर्ट ले लेता है। अब ये इसमें जो इसका जो पॉइंट है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि 192 में ये ट्रांसफर की बात कही गई है, यानी ये 192 यहाँ क्या बीच में आ गई। तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि सीजीएम एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक जिले में एक पोस्ट होती है और जो मजिस्ट्रेट्स में सबसे सीनियर होता है। सीजीएम के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है और जुडिशियल पावर भी होती है।
आपने सीआरपीसी की शुरुआती धाराओं में ही सीजीएम की पावर को पढ़ा है कि वो 7 साल तक का पनिशमेंट दे सकते हैं और अनलिमिटेड जुर्माना कर सकते हैं। अब अगर सीजीएम की कोर्ट में परिवाद पेश हुआ है तो वो अपनी 192 सीआरपीसी के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों को यूज कर सकता है, यानी वो ये धारा 200 की जांच जो है, इंक्वायरी, वो खुद भी कर सकते हैं या फिर वो ट्रांसफर कर सकते हैं। किसको ट्रांसफर करेंगे? मजिस्ट्रेट को। लेकिन ये पावर मजिस्ट्रेट को नहीं होती। तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अगर ये कंप्लेंट पेश हुई है तो फिर मजिस्ट्रेट तो खुद ही उसकी सुनवाई करेगा। लेकिन अगर सीजीएम की कोर्ट में हम पेश करते हैं परिवाद तो फिर वो 192 की कार्रवाई भी कर सकते हैं। यानी 192 की कार्रवाई क्या होगी कि वो परिवाद को किसी और मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको एथोराइज कर देंगे कि आप इसको सुनिए। अब इसके आगे भी धारा 200 में एक बात लिखी हुई है कि अगर 192 में उन्होंने परिवाद को ट्रांसफर किया है तो वो मजिस्ट्रेट बयान लेगा गवाहों के, अगर सीजीएम ने बयान नहीं लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब 192 में सीजीएम ने उस परिवाद को ट्रांसफर किया तो वो चाहे तो बयान लेने के पहले ट्रांसफर कर सकता है या बयान लेने के बाद ट्रांसफर कर सकता है। तो अगर उन्होंने परिवादी की परीक्षा कर ली और उसके गवाहों की परीक्षा कर ली और इनकी परीक्षा करने के बाद उन्होंने 192 सीआरपीसी की पावर को इस्तेमाल करते हुए मजिस्ट्रेट को परिवाद ट्रांसफर किया, तब तो जो मजिस्ट्रेट उसको सुनेगा उसको दोबारा उनकी परीक्षा करने की, एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सीजीएम ने परिवाद आया या ऑफिस रिपोर्ट करवाई और परिवाद को दर्ज रजिस्टर कर लिया, तो दर्ज रजिस्टर करने के बाद बयान परिवादी के नहीं लिए हैं, अभी गवाहों के बयान नहीं हुए हैं और दर्ज रजिस्टर करने के बाद उन्हें लगता है कि इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो 192 सीआरपीसी की पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी और मजिस्ट्रेट को सुनवाई करने के लिए उसको भेज देंगे। तो क्योंकि उन्होंने कोई बयान नहीं लिए हैं तो फिर उस मजिस्ट्रेट की जिसके यहाँ ये जाएगा और वापस से दर्ज होगा, उस मजिस्ट्रेट को ये पावर मिल जाता है कि वो फिर धारा 200 की जांच करे। तो ये हमने पढ़ी धारा 200 और 201। इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे परिवाद कोर्ट के अंदर आता है और कैसे धारा 200 की जांच जो है इंक्वायरी मजिस्ट्रेट शुरू कर देता है। अब धारा 200 की इंक्वायरी पूरी हो गई, अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो इसमें ये पाता है कि इसमें कोई मामला मेड आउट नहीं होता प्राइमा फेसी, और प्राइमा फेसी केस मेड आउट नहीं होता, तो धारा 203 में इसको खारिज कर देगा। ये चूंकि इसी परिवाद के तथ्यों से और परिवादी की जो एविडेंस ली, गवाहों के जो बयान लिए, उन सब के आधार पर और परिवादी ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए उन सब के आधार पर उसको कोई प्राइमा फेसी केस मेड आउट होना प्रतीत नहीं होता। ये ऑर्डर शीट लिखकर वो धारा 203 में इसको खारिज कर सकते हैं। और या उनको लगता है कि नहीं, इसमें केस मेड आउट होता है, केवल धारा 200 की इंक्वायरी करके मजिस्ट्रेट संतुष्ट हैं, तो फिर वो धारा 204 के अंदर प्रोसेस इशू कर देंगे कि इसमें मुलजिम को अब तलब किया जाना उचित है। अगर समन मामला है तो वो समन से ही उसको तलब करेंगे, और अगर वारंट मामला है तो फिर ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए उसको समन से भी तलब कर सकता है, या अगर वारंट से तलब करना चाहे तो वारंट से भी तलब कर सकता है। तो ये तो थी परिवाद की कार्रवाई। अब हम धारा 202 को और देखते हैं कि ये धारा 202 क्या कहती है। धारा 202 ये कहती है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसमें प्रोसेस को इशू करना मुलतवी किया जाना चाहिए, यानी जो तामील है प्रोसेस समन और वारंट की मुलजिम को बुलाने की, वो उसको उचित नहीं लगती धारा 200 की इंक्वायरी के बाद में कि मुलजिम को तलब कर लिया जाए, तो फिर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि इसको मुलतवी किया जाना चाहिए, यानी पोस्टपोन किया जाना चाहिए और जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जांच को आगे
जब वो बढ़ाते हैं धारा 202 के अंदर, तब उनके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं कि वो जांच को खुद कर सकते हैं या वो जांच को पुलिस को भेज सकते हैं। इसको भी इन्वेस्टिगेशन शब्द इसमें यूज किया हुआ है। ये धारा 202 का इन्वेस्टिगेशन है। और वो जो धारा 154 वाला इन्वेस्टिगेशन है, FIR दर्ज करके पुलिस करती है, वो अलग है। ठीक है, ये धारा 202 का इन्वेस्टिगेशन है जो मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस करती है। अगर पुलिस से मजिस्ट्रेट को अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना, जांच आगे और नहीं करवानी, तो वो किसी तीसरे व्यक्ति से भी जांच करवा सकते हैं। तो यहाँ मजिस्ट्रेट के पास 2-3 ऑप्शन हो गए जांच को आगे करने के लिए। पहला वो खुद कर सकते हैं, दूसरा पुलिस से करवा सकते हैं, और तीसरा वो किसी तीसरे व्यक्ति से करवा सकते हैं। तो धारा जो 202 की जो इंक्वायरी है, ये एक तरह से एक्सटेंडेड इंक्वायरी है। यानी यहाँ ये जो चैप्टर 15 है, इसमें ये धारा 200 और 202 ये दो अलग अलग इंक्वायरियां हैं। यानी धारा 200 की इंक्वायरी एक तरह से प्राइमरी इंक्वायरी है, और जो धारा 202 की इंक्वायरी है वो एक्सटेंडेड इंक्वायरी है। हम जब इसको शुरुआती रूप में पढ़ते हैं तब ये दोनों धाराएं हमको इसीलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हमें कोई ये बताने वाला नहीं है कि वास्तव में दोनों धाराएं दो इंक्वायरियों की बात कर रही हैं। क्योंकि जो प्राइमरी इंक्वायरी है वो धारा 200 की इंक्वायरी है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट को संतुष्टि नहीं होती, मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाता, परिवादी के गवाहों से वो संतुष्ट नहीं हो पाता, जो कुछ गवाह उसने धारा 200 में पेश किए हैं, और उसको लगता है कि इसमें थोड़ी और गहराई से जांच होनी चाहिए, तब वो धारा 202 की जांच की तरफ बढ़ता है। तो ये इंक्वायरी का थोड़ा एडवांस रूप है, यानी मजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी यहाँ कुछ और ज़्यादा करता है, तो इसीलिए ये एक्सटेंडेड इंक्वायरी कहलाती है। अब एक इसमें बात 2-3 पॉइंट खास हैं जो यहाँ इम्पोर्टेंट हैं। एक तो इस धारा में ये कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को उचित लगता है तो मजिस्ट्रेट ये जो प्रोसेस इशू करने की जो कार्रवाई है इसको मुलतवी कर देगा और जांच को आगे बढ़ाएगा। तो कर सकता शब्द इसमें दिया हुआ है, लेकिन जब इस धारा को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर एक बात कही गई है कि अगर मुलजिम मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन से बाहर रहता है, बाहर का रहने वाला है, तो मजिस्ट्रेट इस इंक्वायरी को करेगा। यानी शैल शब्द यूज किया है, और ये जो शैल शब्द यूज करके इस ब्रैकेट में ये जो शब्द इन्होंने लाइन डाली है, ये द्वारा इस धारा में 2005 के अमेंडमेंट से आई है कि अगर मुलजिम मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर का रहने वाला है, तो फिर मजिस्ट्रेट ये जो धारा 200 की इंक्वायरी है इसको करेगा ही करेगा, यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया लेजिस्लेचर ने? ऐसा इसलिए किया ताकि बाहर का कोई व्यक्ति परेशान ना हो, उसका हरेसमेंट ना हो सके। तो मुलजिम के हरेसमेंट को बचाने के लिए इस धारा में अमेंडमेंट किया गया है, और मजिस्ट्रेट पर यह ऑब्लिगेशन डाला गया है कि वो चारों कोनों से इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इस परिवाद और परिवादी के गवाह इत्यादि से ये केस मेड आउट हो रहा है, तभी वो उस मुलजिम का प्रोसेस इशू करे। तो बात आ गई आपको समझ में कि ये इस धारा की खास बात है कि अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर का कोई मुलजिम है तो मजिस्ट्रेट पर यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसमें एक्सटेंडेड इंक्वायरी धारा 200 में करे, 202 में करे। अब यहाँ हम एक आधे केस की भी बाद में चर्चा करेंगे लास्ट में कि अगर मजिस्ट्रेट ने धारा 202 की इंक्वायरी नहीं की है और प्रोसेस इशू कर दिया है, तो मुलजिम इस बात को चैलेंज कर सकता है कि मजिस्ट्रेट ने अपने ऑब्लिगेशन की पालना नहीं की है, और फिर वो धारा 204 में जो प्रोसेस इशू हुआ है उसको रद्द कराने के लिए हायर कोर्ट में जा सकता है। तो ये केस की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ कम से कम धारा के हिसाब से तो आपको ये स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए।
अब एक बात और इस धारा में कही गई है कि अगर एक्सक्लूसिवली कोई मैटर ट्राइबल बाई सेशन है, यानी एक ऐसा केशन है, ऐसा केस है जो सेशन जज ही ट्रायल कर सकता है, जिसकी जैसे रेप केसेज हैं, मर्डर केसेज हैं, तो ऐसे मामलों की मजिस्ट्रेट खुद ही जांच करेगा और वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए इस धारा 202 के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं भेजेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ मजिस्ट्रेट पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है कि अगर कोई सेशन ट्राइबल केस है तो मजिस्ट्रेट उसकी बहुत ध्यान से और इसकी इंक्वायरी करे। अब फिर आगे क्या करेगा मजिस्ट्रेट? इसमें ये लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट परिवाद प्राप्त होने पर आदेशिका को मजिस्ट्रेट परिवाद प्राप्त होने पर ठीक समझता है तो आदेशिका को जारी करना पोस्टपोन कर सकता है और मामले की जांच कर सकता है, या पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति को अन्वेषण का निर्देश दे सकता है, लेकिन वो अन्वेषण का निर्देश नहीं देगा। अपवाद क्या है? एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई सेशन का अगर कोई परिवाद है तो उसको वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं भेजेगा और वो खुद ही जांच करेगा। और इसके अगले पॉइंट में ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जो है उस पर ये ऑब्लिगेशन डाला गया है धारा 202 की इंक्वायरी करते समय कि वो परिवादी को ये कहेगा कि वो अपने सारे गवाह न्यायालय के सामने पेश करे। सारे गवाह से क्या मतलब है? सारे गवाह से मतलब है कि कोर्ट को जितनी उस परिवार के साथ उन्होंने पूरी लिस्ट लगाई है कि कौन कौन व्यक्ति को वो न्यायालय के समक्ष गवाहों के रूप में पेश करना चाहते हैं, तो जितनी उनकी लिस्ट है परिवादी की, उस लिस्ट के हिसाब से मजिस्ट्रेट इस धारा 202 की एक्सटेंडेड इंक्वायरी करते समय उनको परिवादी को ये कहेंगे कि वो अपने सारे गवाहों को कॉल ऑन करे, बुलाए और कोर्ट के सामने बयान कराए। अब इसका उद्देश्य क्या? क्योंकि आप ये जानते हैं कि कोई भी सेशन ट्रायल वाला मामला जो है वो बड़ा गंभीर मामला होता है, ठीक है। अब गंभीर मामला होता है तो मजिस्ट्रेट को इसमें धारा 204 की प्रोसेस इशू करके और मुलजिम को बुलाकर ये मामला कमिट करना पड़ेगा सेशन कोर्ट को, क्योंकि असली में तो इसकी ट्रायल वहीं चलेगी। तो जो ही मामला पीपी के पास जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, ये मामला पीपी के पास इसकी कमिट कैलेंडर की कॉपी जाएगी कि भाई ये मामला हमने ऐसे ऐसे कोर्ट में कर दिया है कमिट। तो पीपी जो है गवाहों के वहां बयान कराएगा। अब जब पीपी गवाहों के बयान कराएगा तो पीपी को ये पता होना चाहिए कि इसमें परिवादी के टोटल गवाह कितने हैं और इन टोटल गवाहों के वो वहां बयान करवाएगा। साथ ही मुलजिम को भी पता होना चाहिए कि परिवादी के पास कितने गवाह हैं जो उसके खिलाफ कोई बात कह सकते हैं। अब एक हम चार्जशीट की बात करते हैं जो पुलिस रिपोर्ट पर जो चार्जशीट कोर्ट के समक्ष आई है। एक ऐसा मामला आया है जो एफआईआर के थ्रू दर्ज हुआ है और कोर्ट में उसकी चार्जशीट पेश हुई है। तो उसमें तो पुलिस 161 सीआरपीसी के बयान देती है और 164 के भी किसी गवाह के बयान करवाती है। तो इन सब की कॉपीज जो है वो उस पीपी को भी मिलती हैं और साथ में अक्यूज्ड को भी मिलती हैं और अक्यूज्ड फिर उसके आधार पर अपनी डिफेंस प्रिपेयर करता है कि इस गवाह से उससे क्या जिरह करनी है और उसने किस तरह के बयान दिए हैं। तो लेकिन यहाँ अगर कोई सेशन ट्रायल मामला है जो परिवार पर आधारित है तो फिर उसमें क्या स्थिति रहेगी। तो इसलिए वहां जब ये सेशन कमिट हो मामला तो वहां सरप्राइज की स्थिति नहीं बने, ऐसा नहीं हो कि बाद में ट्रायल के समय परिवादी ट्यूटर्ड करके और गवाह ले आए, क्योंकि जो ही लंबा वक्त ट्रायल में जाएगा, सुनवाई में जाएगा, तो इतने समय में तो परिवादी को मौका मिल जाएगा कि वो अपने गवाहों से पढ़ा लिखा कर और उनसे अपनी बात कहलवा ले। इसलिए ये धारा 202 में ये बात इन्होंने साफ की कि परिवादी यहाँ इंक्वायरी के समय ही अपने सारे गवाह कोर्ट में पेश करेगा और ये ऑब्लिगेशन इन्होंने मजिस्ट्रेट पर डाला कि मजिस्ट्रेट परिवादी को ये कहेगा
कि वो अपने सारे गवाह पेश करे। इसके बाद परिवादी की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी इच्छा है उसकी कि वो चाहे कितने भी गवाह पेश करे और फिर जो है मजिस्ट्रेट उन गवाहों के आधार पर उनकी एविडेंस का एप्रिशिएशन करने के बाद ऑर्डर पारित करेगा। अगर उसको लगता है कि अभी भी मामला नहीं बनता है तो वो धारा 203 में खारिज कर देगा, और अगर उसको लगता है कि कोई केस में डाउट हो रहा है तो फिर इसमें धारा 204 की प्रोसेस इशू कर दिए जाए। तो इस तरह हम ये समझ पा रहे हैं, इनका कंसेप्ट को आप समझिए कि ये इसमें धारा 200 की इंक्वायरी होती है, धारा 202 में एक्सटेंडेड इंक्वायरी होती है, और फिर लेकिन एक और दोनों के बीच की बात है कि धारा 200 की इंक्वायरी और धारा 202 की इंक्वायरी, इसमें हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि हमने धारा 200 की इंक्वायरी अब खत्म कर ली और अब हम धारा 200 की इंक्वायरी खत्म करेंगे, यानी दोनों के बीच में वो कौन सी बॉर्डर लाइन होगी जब हम ये कह पाएंगे कि अब तो हमने धारा 200 की इंक्वायरी खत्म कर ली है और अब हम धारा 202 की इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं। तो इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं जो कहते हैं कि धारा 200 की इंक्वायरी कहाँ खत्म होगी, कोई लाइन तय नहीं है, यानी हम ये नहीं बता सकते कि धारा 200 की इंक्वायरी कहाँ हमने खत्म कर ली। और इसीलिए हम कोर्ट्स में ये देख रहे हैं कि जब भी धारा 200 की इंक्वायरी शुरू होती है तो हम उसमें ये नहीं लिखते कि धारा 200 की इंक्वायरी, बल्कि उसको कंबाइंड लिखते हैं। जब आप कोर्ट की आप कभी ऑर्डर शीट अगर देखने का मौका मिले तो आप देखना कि सारे मजिस्ट्रेट लगभग यही लिखते हैं धारा 200 और 202 की इंक्वायरी, एक साथ ही उनको जॉइंट उन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन बताना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ हमने धारा 200 की इंक्वायरी खत्म कर ली और कहाँ धारा 202 की इंक्वायरी हमने शुरू कर ली। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ये लिखा जाना चाहिए कि धारा 200 की इंक्वायरी के दौरान हमने ये इतने बयान ले लिए, लेकिन आगे हमें ये लगता है कि अभी प्रोसेस जारी करना उचित नहीं है और अभी प्रोसेस का हम पोस्टपोन करना उचित समझते हैं और धारा 202 की इंक्वायरी की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम एक केस को देखते हैं। हमारे पास एक केस है शिवजी सिंह वर्सेस नगेंद्र तिवारी, 6 जुलाई 2010 का केस है, क्रिमिनल अपील 11/58/2010। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि एक मर्डर केस दर्ज हुआ और पुलिस ने ये तो माना कि इस मामले में मर्डर हुआ है, कोई आदमी मरा है, लेकिन पुलिस ये फाइंड आउट नहीं कर पाई कि इस मामले में मुलजिम कौन है। तो उन्होंने अदम पता मुलजिम ने कोर्ट में एफआईआर पेश कर दी। इसके अगेंस्ट में परिवादी आया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो है इसमें गलत एफआईआर पेश की है, तो कोर्ट ने धारा 200 में जांच शुरू कर दी। तो एफआईआर को परिवाद के साथ उन्होंने जोड़ लिया और परिवाद पर उन्होंने जांच शुरू कर दी, धारा 200 में उसके बयान लिए, फिर उन्होंने एक्सटेंडेड इंक्वायरी की धारा 202 की, और मजिस्ट्रेट ने ये 4 गवाह परिवादी ने कोर्ट के सामने रखे कि मैं ये 4 गवाहों की लिस्ट आपको दे रहा हूँ, मैं ये 4 गवाह परीक्षित करवाना चाहता हूँ, क्योंकि कोर्ट ने उन्होंने ये कहा कि आप अपने सारे गवाह परीक्षित करवाइए। तो उन्होंने कहा कि अब परिवादी ने क्या किया कि खुद के बयान करवाए और इसके बाद 2 और गवाहों के बयान करवा दिए, 4 गवाहों के उन्होंने बयान नहीं करवाए। मजिस्ट्रेट ने इस पे धारा 204 के तहत प्रोसेस इशू कर दिए। जब प्रोसेस इशू कर दिए तब ये मामला हाईकोर्ट होता हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि मुलजिम ने जो है इस आदेश को चुनौती दी, इसकी वैधता को उन्होंने चुनौती दी और ये कहा कि मजिस्ट्रेट ने इसमें धारा 202 की जो एक्सटेंडेड इंक्वायरी है उसकी पालना नहीं की और मजिस्ट्रेट की ये एक ऑब्लिगेशन था, मजिस्ट्रेट की ये एक लीगल ड्यूटी थी कि वो परिवादी से सारे गवाह पेश करने को कहते, लेकिन चूंकि उन्होंने इसकी पालना नहीं की इसलिए मजिस्ट्रेट का आदेश अवैध है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि मजिस्ट्रेट ने अपनी ड्यूटी की पालना कर दी थी, परिवादी को ये कहकर कि वो अपने सारे गवाह पेश करे, और जो पुलिस ने कुछ इसमें दस्तावेज वगैरह या उसकी मेडिकल रिपोर्ट मृतक की ये सब पेश की थी, उनके आधार पर कि इस
उन्होंने ही उसकी हत्या की थी, ऐसा पत्रावली से प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी प्रूव्ड है। इसलिए मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है और मजिस्ट्रेट इसमें जो प्रोसेस इशू करने का धारा 204 में ऑर्डर पास किया है उसमें कोई तरह की इलीगलिटी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि ये परिवादी के लिए जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे गवाह पेश करें, ये केवल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो परिवादी से कहे वो अपने सारे गवाह पेश करे। मजिस्ट्रेट को जितने गवाह परिवादी के पेश कर दिए, मजिस्ट्रेट को उनके आधार पर भी निष्कर्ष निकालने का पावर है और इसमें कोई लाइन ऑफ एक्शन तैयार नहीं की जा सकती कि परिवादी के कितने गवाहों के आधार पर धारा 204 का ऑर्डर पास किया जाएगा। तो इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें आदेश को सही माना। अब हम एक और केस के माध्यम से धारा 200 और 202 की इंक्वायरी को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका एम्बिट क्या है, इनका स्कोप क्या है। हमारे पास एक केस है रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का और इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर ने जो एक्साइज एक्ट है उसमें की धारा 57A और 56B के तहत एक कंप्लेंट पेश की कोर्ट के सामने। कोर्ट ने परिवादी के कंप्लेंट और उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इसमें कॉग्निजेंस ले लिया और मुलजिमान को प्रोसेस इशू कर दिए और जब मुलजिम कोर्ट में आ गए तो उन्होंने मामला कमिट कर दिया सेशन को, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन का केस था। तो मुलजिम ने इस बात को वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गया कि मजिस्ट्रेट का धारा 204 का ऑर्डर गलत था और इसमें गवाहों का परीक्षण होना चाहिए था। धारा 202 की एक्सटेंडेड इंक्वायरी मजिस्ट्रेट ने नहीं की थी, इसलिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर गलत था। ये मुलजिम ने जो है अपने तर्क में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखा। मुलजिम ने इसमें क्या तर्क रखा एक बार फिर सुन लीजिए। मुलजिम ने ये कहा कि ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर था इसके परिवाद और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही मजिस्ट्रेट ने धारा 204 के प्रोसेस इशू कर दिए थे और इसमें कॉग्निजेंस ले लिया था, परिवादी और उसके गवाहों के बयान नहीं लिए, धारा 202 की एक्सटेंडेड इंक्वायरी नहीं की, इसलिए ये मामला अवैध था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यद्यपि इसमें एक पब्लिक सर्वेंट ने मामला पेश किया था, यानी ये जो कंप्लेंट है ये एक पब्लिक सर्वेंट ने पेश की थी, एक्सक्लूसिवली सेशन ट्रायल का केस था, यानी ये जो केस था इसको एक्सक्लूसिवली केवल सेशन जज ही ट्रायल कर सकते थे। लेकिन सेशन जज वाले जो मामले हैं एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन जो केस हैं उनमें ये कहीं मैंडेटरी नहीं है कि धारा 202 की एक्सटेंडेड इंक्वायरी की जाए, ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट केवल धारा 200 की इंक्वायरी से भी संतुष्ट है और वो अगर उसको लगता है कि इसमें कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए तो वो ले सकता है। और इस केस में तो चूंकि पब्लिक सर्वेंट था जो इस एक्साइज अधिनियम के तहत उन्होंने ये इस तरह सा ये कंप्लेंट जो है कोर्ट में दाखिल की थी, इसलिए इस मामले में ये कतई जरूरी नहीं था कि परिवादी और उसके गवाहों के बयान दिए जाते। इसलिए मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया वो बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल सही था और मुलजिम के तर्कों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस तरह ये जो दो केस हमने देखे और इसमें धारा 200 और 202 को हमने समझने का प्रयास किया, इसके आधार पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले तो ये कि ये दो इंक्वायरियां हैं, धारा 200 की इंक्वायरी है एक तो, और दूसरी इंक्वायरी है एक्सटेंडेड इंक्वायरी धारा 202 की। और दूसरा धारा 202 में ये जो एक्सटेंडेड इंक्वायरी का शब्द है ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये जो शब्द है ये मैं आपको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं उनके आधार पर ही बता रही हूँ कि इसमें उन्होंने इसमें कई जगह एक्सटेंडेड इंक्वायरी धारा 202 में आती है, ये शब्द उन्होंने यूज किया है। तो ये बात है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि अगर वो धारा 200 की इंक्वायरी से संतुष्ट हो जाता है
तो फिर वो धारा 203 और 204 के ऑप्शन यूज कर सकता है। यानी केवल उसको लगता है कि कोई अपराध बनना नहीं पाता और धारा 200 की इंक्वायरी उन्होंने परिवादी और उसके उनके गवाहों के बयान का अप्रिशिएशन किया तो वो खारिज कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें प्रोसेस इशू कर देना चाहिए तो प्रोसेस इशू कर देते हैं। और उनको लगता है कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे और उनको और इंक्वायरी करनी चाहिए तो वो इसमें जो इशू ये प्रोसेस इशू करने की जो कार्रवाई है उसको मुलतवी कर देंगे, उसको पोस्टपोन कर देंगे और इंक्वायरी को और आगे बढ़ाएंगे। यानी इसमें फिर वो थोड़ी एडवांस इंक्वायरी करेंगे, धारा 202 की इंक्वायरी करेंगे, थोड़ा और इसमें एक्सटेंडेड इंक्वायरी करेंगे, धारा 202 की जद तक वो जाएंगे। और फिर उन्हें लगता है, जब उन्होंने धारा 202 की इंक्वायरी कर ली और फिर उन्हें लगता है कि अब अपराध वे बनना पाते हैं और प्रोसेस इशू करना चाहिए तो फिर वो धारा 204 में प्रोसेस इशू कर देंगे। और उन्हें लगता है कि ये मामला बिल्कुल झूठा है, नहीं करने चाहिए प्रोसेस इशू, तो वो धारा 203 में इसको खारिज कर देंगे। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन मजिस्ट्रेट के पास है कि वो केवल धारा 200 की इंक्वायरी करे या धारा 200 और 202 की इंक्वायरी करे। तो ये ऑप्शन जो है ये मजिस्ट्रेट ही तय करेंगे और मजिस्ट्रेट के पास ही ये ऑप्शन है।